मैं 13 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। 14 तारीख को शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है डेट में, आई एम कन्फ्यूज्ड अ बिट। 14 या 15 को मैं नेगेटिव होके घर पे आ गया था। जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरा सीटी स्कैन किया गया था और डिस्चार्ज के टाइम पे मेरा सीटी स्कोर 7 था। जब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ, मैं 5 तारीख को मैं सीटी स्कैन करवा के गया था यहाँ से, घर से। उसमें मेरा सीटी स्कोर 5 था। हॉस्पिटल में 7 तारीख को मेरा सीटी स्कैन फिर से किया गया था। 7 तारीख को जब 10 बजे मेरा सीटी स्कैन किया गया, उसमें मेरा सीटी स्कोर 7 पहुंच गया था, मतलब वो बढ़ रहा था डेफिनेटली। 5 तारीख को 4:30 बजे मेरा सीटी स्कोर 5 था और 7 तारीख को सुबह 10 बजे मेरा सीटी स्कोर 7 था। मतलब आउट ऑफ 25 मेरे 7 पॉइंट लंग्स में इन्फेक्ट हो चुके थे। तो डॉक्टर के हिसाब से मेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने तुरंत मेरे को रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और 5 दिन मेरा रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट चला। उसी ड्यूरेशन में जब 2 रेमडेसिविर के डोज मेरे को लग चुके थे, तो मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिरने लगी और वो अराउंड 90 पे आ गई। मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगी तो डॉक्टर ने मेरे को प्लाज्मा चढ़ाने को बोला और प्लाज्मा हमने अपने संपर्क के परिचय के किसी मित्रगण ने हमको सहयोग किया और उनके सहयोग से उन्होंने प्लाज्मा हॉस्पिटल में जाके डोनेट कर दिया, जो कि एक 6 घंटे का प्रोसेस है। अब प्लाज्मा डोनेट करते हैं जाएंगे जो पेशेंट, उनका एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उनका कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। पहला जो टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 4 घंटे में आती है। तो 4 घंटे बाद वो बताते हैं कि हाँ, एक टेस्ट इनका सही हो गया, अब दूसरा टेस्ट करते हैं। जो दूसरा टेस्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट 1.5 घंटे में आती है। जब दूसरा टेस्ट की भी रिपोर्ट ठीक होती है, तब वो आपके डोनर का प्लाज्मा हॉस्पिटल वाले लेते हैं। और जो प्लाज्मा जब भी कोई प्लाज्मा डोनेट करता है, तो जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं वैसे प्लाज्मा डोनेट हो जाता है। हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 10% ब्लड होता है। जैसे अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपके शरीर में 7 लीटर के आसपास ब्लड होता है और 7 लीटर ब्लड के अंदर 50% प्लाज्मा होता है। 50% प्लाज्मा का मतलब है आपके अंदर 3.5 लीटर प्लाज्मा है आपके बॉडी में। जब कोई प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाता है तो एक डोनर से 2 यूनिट प्लाज्मा निकाले जाते हैं एक डोनेशन में। 2 यूनिट का मतलब हो गया अप्रॉक्स 250 से 300 ml प्लाज्मा एक यूनिट में निकालते हैं। तो आपके शरीर में 3.5 लीटर प्लाज्मा है, उसमें से 600 ml प्लाज्मा आप जब डोनेट करेंगे तो डोनेशन में 600 ml प्लाज्मा आपके बॉडी में से निकलेगा। जब आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाते हो, ब्लड डोनेशन जैसा ही होता है, पर इसमें एक मशीन बीच में लगा दी जाती है। उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा सिर्फ आपका डोनेट हो जाता है और जो आपके ब्लड के रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या बाकी सेल्स हैं, वो सब चीज़ वापस आप उसी ट्यूब से, उसी इंजेक्शन से, उसी निडल से वो सब आपके बॉडी में वापस आ जाते हैं। सिर्फ प्लाज्मा आपका डोनेट होता है, बाकी ब्लड आपका डोनेट नहीं होता है। बाकी आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है उससे। थोड़ा सा ब्लड 10-20 ml वो मशीन में रह जाता है, क्योंकि वो पूरा नहीं आ पाता। थोड़ा बहुत पाइपिंग वाइपिंग में मशीन में रह जाता है, वो कोई मैटर नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपका डोनर है वो आराम से थोड़ी देर इंतज़ार करके, अगर उसको चक्कर वक्कर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, आराम से अपने घर जा सकते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं, जूस वूस आप उनको दे के, पिला के, आराम से पी के वो घर जा सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो उनका प्लाज्मा है वो उनके में एंटीबॉडी बनती रहती है, वो अपने आप रिकवर हो जाती है। 4-5 दिनों में, हफ्ते में रिकवर हो जाती है। और इनफैक्ट इतनी अगर डोनेट करना चाहें तो 1 हफ्ते बाद या वो फिर से डोनेट भी कर सकती है किसी और को। इतना प्लाज्मा बन जाता है इतनी दिनों में, 1 हफ्ते में दोबारा डोनेशन लायक वो डोनर हो जाता है। और क्योंकि इमरजेंसी की होती है कोविड के केस में, तो अगर आपने 1 हफ्ते पहले डोनेट किया है तो शायद हॉस्पिटल आपसे दोबारा भी डोनेशन ले लेंगे, सिर्फ प्लाज्मा की। हालांकि ब्लड डोनेशन के लिए 3 महीने का टाइम की कैपिंग चाहिए, पर कोविड की इमरजेंसी की वजह से प्लाज्मा डोनेशन
में शायद वो 3 महीने की टाइम लिमिट लागू नहीं होती है। वो हॉस्पिटल के में समझना पड़ेगा आपको, और एक डोनर को दोबारा डोनेशन करना पड़े, ऐसी सिचुएशन भी बहुत कम आती है। पर आए और डोनेट करना चाहे तो कोई कर सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया प्लाज्मा डोनेशन का तरीका, प्रोसेस। उसके बाद प्लाज्मा जब आप डोनेट कर देते हैं तो वो तुरंत पेशेंट को नहीं चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में। प्लाज्मा डोनेट हो जाता है जिस दिन, उसके बाद अप्रॉक्स 12 घंटे बाद कहीं वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है, और 1 यूनिट चढ़ाते हैं। उसके बाद अगर सीरियस पेशेंट है तो दूसरी यूनिट 24 घंटे बाद चढ़ा दी जाती है। नहीं तो डॉक्टर जनरली 1 दिन का गैपिंग रखते हैं कि वो एंटीबॉडी सब एडजस्ट हो जाए और कोई सीवियर सिम्टम ना आए पेशेंट में। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद डॉक्टर एक बार चेक करते हैं कि कोई एडवर्स सिम्टम तो नहीं है। हालांकि इस बात की चांसेस बहुत कम है, पर होती है। ये नहीं कि एक प्लाज्मा चढ़ाना बिल्कुल से 100% सेफ़ कुछ भी नहीं होता। वो 99% सेफ़ होता है सारा प्रोसेस, क्योंकि सब कुछ टेस्टिंग होके होता है, सारी रिपोर्टें, कंपैटिबिलिटी सब कुछ चेक करके आपको चढ़ाया जाता है। अब कोरोना के ख़तरे से ज़्यादा वो हो सकता है वो ख़तरा, और उससे जब बड़ा कोरोना का ख़तरा बहुत बड़ा होता है, तो हम वो रिस्क ले सकते हैं कि अगर 1% भी चांस है कि प्लाज्मा से नुकसान हो और 99% अच्छा हो, तो हम वो 1% का रिस्क ले सकते हैं। कोरोना में सब कुछ ठीक है। जब कोरोना हो गया तो आप उसको ठीक होने के लिए आप कुछ भी करिए, सब कुछ ठीक है। कोई रिस्क ले लीजिए, अगर आप ठीक होते हो तो हर रिस्क ले लीजिए, पर ठीक हो जाए। तो प्लाज्मा जनरली 2 यूनिट प्लाज्मा निकाले जाते हैं, तो 2 यूनिट चढ़ाए जाते हैं। 1 यूनिट चढ़ाने के बाद 24 घंटे का इंतज़ार मिनिमम डॉक्टर करते हैं, और कभी कभी ये इंतज़ार 48 घंटे का भी होता है। 48 घंटे बाद दूसरी डोज प्लाज्मा की भी चढ़ा दी जाती है। प्लाज्मा क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है तो चढ़ने में लगभग 1.5 घंटे तक लगता है। 300 ml 1 यूनिट प्लाज्मा चढ़ने में। मेरी हालांकि थोड़ी वेंस ब्लॉक हो गई थी, तो 3 घंटे 3.5 घंटे लगे थे मेरे को जब प्लाज्मा चढ़ा था। 6:30 बजे मेरे को प्लाज्मा चढ़ाना शुरू किया था, 6:30 बजे, और पहला वाला दिन का डोज मेरा 9 बजे के आसपास ख़त्म हो गया था। और जब दोबारा प्लाज्मा चढ़ा था वो उन्होंने 6:30 बजे शुरू किया था, और वो 10:30 बजे तक वो प्लाज्मा चढ़ते रहा था मेरे, धीरे धीरे ड्रॉप, क्योंकि मेरी वेन ब्लॉक हो गई थी। हॉस्पिटल में एक ही कैनोला लगा हुआ था, उसी कैनोला में जा रहा था, पर धीरे धीरे जा रहा था। पेन मेरे को नहीं हो रहा था उस कैनोला में, धीरे धीरे प्लाज्मा जा रहा था, तो आराम से 3.5 घंटे लग गए लगभग उस दिन। रेमडेसिविर का इंजेक्शन मेरे को लग रहा था, बाकी मेडिसिन के इंजेक्शन मेरे को लग रहे थे, तो सारा ट्रीटमेंट अच्छा था। और एक बात, मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट था मैक्स साकेत में, वहाँ पे जो भी अटेंडिंग स्टाफ थे उन्होंने बहुत अच्छा मेरे केयर किया, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमें ये डर लगता था कोई हॉस्पिटल में भी कोई केयर करता है कि नहीं करता, कोई पास आता है नहीं आता, कोई ध्यान रखता है नहीं रखता, कोई अटेंडेंट होते हैं कि नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब हम लोगों की गलतफहमी है, डर बैठा हुआ है। हम लोग बाहर बैठे हैं, हॉस्पिटल के नाम से डरे हुए हैं। पर जनरली हॉस्पिटल में अब जब तक स्टाफ है, देखिए कोई कोरोना ऐसी बीमारी कि उनको भी लगेगा, जो आपके साथ रहेंगे, जो हमको डॉक्टर चेक करते हैं, नर्स चेक करते हैं। किसी स्टेज में ये होता है कि हॉस्पिटल के स्टाफ को भी वो कोरोना हो जाता है, तो वहाँ पे स्टाफ की कमी हो जाती है। उस टाइम कहीं ना कहीं सर्विस अफेक्ट हो सकती होगी, पर जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था वहाँ पे मेरे को ऐसी कभी कोई फीलिंग नहीं हुई कि हॉस्पिटल के सर्विस में कोई कमी हो। हर अटेंडेंट बढ़िया से काम करता था। स्पेशली मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, 4 बंदे थे जो वहाँ पे स्टाफ नर्स थे। स्टाफ नर्स मेल भी होते हैं, फीमेल तो नर्स होती है, और मेल थे। चारों का नाम कोइंसिडेंटली मेरे नाम से मैच करता था। जो मेरा नाम संदीप है। एक बंदा था एस फॉर सुनील, जो मेरे को अटेंड करता था, बहुत प्यार से अटेंड करता था, बहुत आराम से मेरे से बात करता था, आता था, हालचाल पूछता था, कैसे हो, कहाँ क्या है, आराम से रहो, हॉस्पिटल में कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से रहो, मज़े करो, वो मेरे को कहता था। तो मैं जब दूसरे दिन था तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, तो उससे बात करने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया। एस फॉर सुनील, ए संदीप का ए, सेकंड लेटर ए फॉर अंकित था वहाँ पे। अंकित बहुत ही खुश मिजाज था, बहुत प्यार से बात करता था। दूसरे दिन शायद अंकित आया था मेरे पास सुबह, उसने मेरे से पूछा क्या हाल है। मैंने बोला ठीक है, हॉस्पिटल में हो तो ठीक ही है, बढ़िया तो है नहीं, ठीक ही है।
तो बोला मज़े में हो? मैं बोला मज़े में कैसे होऊंगा, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं मज़े में कैसे हो सकता हूँ। तो अंकित ने मेरे को बोला देखो आप मज़े कहीं भी ले सकते हो, आप टेंशन वेंशन भूल जाओ, हॉस्पिटल में आओगे आपको 5-6 दिन यहाँ पे 7 दिन यहाँ पे रहना है, आप परेशान होकर रहोगे तो भी आपको रहना पड़ेगा, तो आप इस स्टे को एंजॉय करो, कोई ये टेंशन नहीं लो, आप हॉस्पिटल में हो, खाना बढ़िया आता है यहाँ पे, आराम से खाना टाइमलिंग से एक शेड्यूल पे आता है, आपको बीच में कुछ चाहिए तो आप किचन में रिक्वेस्ट करो, डाइटिशियन से आप रिक्वेस्ट करिए, डाइटिशियन आपकी रिक्वेस्ट चेक करके आप जो मांगेंगे वो अवेलेबल करा देगी, या तो आपके बॉडी के लिए जो ठीक होगा जो अवेलेबल वो सजेस्ट करके आपको वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो खाना चाहें वो आपको मिलेगा, आप ऑर्डर करिए, आप होटल में है ये समझिए, हॉस्पिटल में है ये मत समझिए। कॉल बेल लगी हुई, आपको जब भी कोई दिक्कत हो बेल बजाइए, हम आपके पास आ जाएंगे, जो आपको परेशानी है हमको बताइए, हम तुरंत उसको चेक करेंगे, तुरंत उसको ठीक करेंगे। और खाने पीना अपने शेड्यूल से आता रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डाइटिशियन से बात कर लीजिए और किचन से आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने बोला ये तो बढ़िया है, अब तो कोई चिंता ही नहीं बची, केयर करने वाले अच्छे, खाने को अच्छा, यानी कि बीमार वाला खाना मिल रहा है, बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है मेरे को मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। मेरे रिकवरी का प्रोसेस भी ठीक था, हालांकि मुझे घबराहट हो रही थी पहले दिन, दूसरे दिन भी डर लगता था हॉस्पिटल में कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं। तीसरे दिन से मेरे को थोड़ी सी मेरी खांसी बढ़ गई थी और मेरा कोविड स्कोर भी बढ़ गया था, पर चौथे दिन से मेरा ट्रीटमेंट ठीक होने लग गया, मेरी खांसी बंद होने लग गई, कम होने लग गई, और फिर धीरे धीरे मैं रिकवर होके आराम से घर आ गया। अंकित के बाद वहाँ पे था नीरज। एक शुरू वाले दिन छोटा नीरज था, वहाँ पे 2 नीरज थे। शुरू में जब मैं एडमिट हुआ मेरे कैनोला लगी, उस टाइम छोटा नीरज था वहाँ पे, वो दोबारा वहाँ उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई वहाँ पे। और एक था वहाँ पे संदीप का N है तीसरा लेटर, N फॉर नीरज। नीरज भी बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखता था, बीपी चेक करने आता था, शुगर चेक करने आता था, मेरी इंसुलिन लगाने आता था, ब्लड थिनर भी लगा के जाता था, सॉल्यूमेट्रोल का इंजेक्शन भी लगा के जाता था, दवाइयाँ भी दे के जाता था, और मेरा एंटीबायोटिक चढ़ता था वो भी मेरे को एंटीबायोटिक भी लगा के जाता था। और जब एंटीबायोटिक लगा के जाते था ये भी कहता था कि आप देखिएगा अगर ख़त्म हो जाए तो आप कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा और ये बंद कर दूंगा। अंकित ही नहीं, हर स्टाफ मेरे को यही कहता था कि वो एंटीबायोटिक जनरली अगर वेंस ठीक होती थी तो 15-20 मिनट में चढ़ जाता था, उसके बाद कोई ना कोई कॉल कर देता था, मैं तुरंत कोई आता था और वो एंटीबायोटिक का पाइप फिर से कनेक्शन हटा देता था, मेरे कैनोला में से मेरा हाथ फ्री हो जाता। तो कैनोला में दिन भर कोई पाइप नहीं लगे रहता था। एक बार कैनोला लगती थी यहाँ पे मेरे, उसमें से 2 पाइप निकाले थे, एक पाइप मेडिकेशन के लिए, एक पाइप एंटीबायोटिक इंजेक्शन के लिए। इंजेक्शन 15 मिनट लगता था, 15 मिनट तक वो पाइप मेरे लगा रहता था, उसके बाद वो पाइप खोल के चले जाते थे, हाथ मेरा फ्री रहता था। ये नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आप स्लाइन चढ़ रही है, पड़े रहो, हिलना नहीं है, उठना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ 15 मिनट वो एंटीबायोटिक लगता था, उस टाइम तक मेरा हाथ, मेरे को आराम से बेड पे लेटना है। उसके बाद अगर मेरे को कहीं उठना है, बैठना है, आना है, जाना है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मेरी बॉडी में कैपेसिटी, तो हॉस्पिटल में कोई रोक टोक नहीं थी, आराम से मास्क लगा के अपने बेड पे से उठ के मैं वॉक करके आ सकता था, घूम सकता था, फिर सकता था, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी वहाँ पे। क्योंकि जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे, सब थे, जो भी था, सब ने पीपी किट कैप पहनी हुई थी और उनकी पीपी किट पूरी अप टू डेट रहती थी, उनको कोई डर नहीं लगता था। वो बहुत प्यार से चेक करते थे, बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत प्यार से ध्यान रखते थे, और सब कुछ बहुत बढ़िया था हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा था।